नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है विश्वासघात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन वे अपने पति से बोली, कुछ भी हो, लड़की सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी तो है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी उसे पत्नी के योग्य सम्मान भी मिलने लगे। मुझे लगता है कि तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। बदलती हवा का रुख मैं महसूस कर रहा हूँ। सरिता के ससुर अपनी पत्नी से बोले और यही आशा लेकर उसके सास ससुर वापस मथुरा चले गए। सागर यूनिवर्सिटी का एमए फाइनल का आखिरी पर्चा देकर सरिता हॉल से बाहर आई। वो यह परीक्षा प्राइवेट छात्रा के रूप में दे रही थी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद वह अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़ रही थी। हॉल से बाहर आते ही उसे अपनी पुरानी सहेली मनोरमा दिखाई दी। दोनों बड़े प्यार से मिली। सरिता, आज कितना हल्का लग रहा है ना? हाँ, परीक्षा जो खत्म हो गई है ना? तेरे पेपर्स कैसे हुए? अच्छे हुए। और तेरे कैसे हुए? अच्छे ही हुए। पास तो खैर हो ही जाऊंगी। तेरे जैसे होशियार तो हूँ नहीं कि फर्स्ट क्लास की उम्मीद करूँ। चल सरिता, छात्रावास में चलते हैं और जी भर के बातें करेंगे। नहीं मनु, मुझे जल्दी जाना है। यहीं पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं ना। फिर दोनों पेड़ की छांव में बैठ गई। सरिता, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु इतनी अचानक हो गई कि आज भी सच नहीं लगता। चाचा जी के यहाँ तो खुश तो है ना? सरिता की आंखों में ये सुनकर आंसू छलक आए। वह आंसू पोंछते हुए बोली, चाचा जी के यहाँ सब लोग बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। वहाँ पैसे की भी कोई कमी नहीं है। सब ठाट बाट से आधुनिक ढंग से रहते हैं। लेकिन मनोरमा, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों रे? देखना मनोरमा, मेरे पिताजी साधारण क्लर्क थे और चाचा जी प्रखर बुद्धि के होने के कारण आईएएस हो गए। दोनों भाइयों की स्थिति में इतना अधिक अंतर था कि मेरे पिताजी हमेशा ही हीन भावना से पीड़ित रहते थे। फिर भी वह स्वाभिमानी थे, इसीलिए उन्होंने हमें चाचा जी के घर से बनते कोशिश दूर ही रखा था। उन्हें बड़ा दुख होता था कि बचपन में उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी यह कमी वह मेरे द्वारा पूरी करना चाहते थे। आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी, फिर भी उन्होंने शुरू से ही मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर साल मुझे प्रथम श्रेणी में पास होते देखकर वो फूले नहीं समाते थे। जाने दे ये दुखद बातें। सरिता, चाचा जी के घर के बारे में बता। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की रजनी, उसकी तो मेरी बराबरी की उम्र है और वह भी एमए फाइनल की परीक्षा ही दे रही है। छोटा शानू कॉलेज में पढ़ता है। मनु, तुझे ये सुनकर आश्चर्य होगा कि रजनी और मैं चचेरी बहनें हैं, फिर भी हमारी शक्ल सूरत एकदम ही मिलती जुलती है। तो इसका मतलब यह है कि रजनी बहन भी तुझ जैसी सुंदर है ना? रंग तो उसका इतना साफ नहीं, पर अच्छे कपड़े लत्तों और आधुनिक साज श्रृंगार से वो काफी आकर्षक लगती है। तभी तो उसकी शादी नितिन जैसे लड़के से तय हुई है। आज 5 तारीख है ना? 20 तारीख को दिल्ली में उनकी शादी है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर यह नितिन है कौन और करता क्या है? मनोरमा ने पूछा। नितिन चाचा जी के पुराने मित्र राम लखन सिंह जी का बेटा है। सरिता बताने लगी। राम लखन सिंह जी मथुरा में ऊंचे पद पर हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं और एक बेटा। लड़कियों की शादी हो चुकी है। नितिन आजकल सरगुजा में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है। देखने में बड़ा सुंदर है, हंसमुख और स्वस्थ है। तो क्या ये प्रेम विवाह है क्या? लव मैरिज? नहीं नहीं, लव मैरिज तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सरिता, अपने चाचा जी से कहना कि तेरे लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दे। हट, कैसी बातें करती है? कहाँ रजनी और कहाँ मैं? पगली, नितिन सरीखा पति पाने के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है और मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। मैं तो शादी की बात अभी सोच भी नहीं सकती। पास होते ही मैं नौकरी की तलाश करूंगी। चाचा जी पर मैं और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। मनोरमा रहस्यमय ढंग से हंसते हुए बोली, अरे, तू शादी नहीं करना चाहती तो अपने चाचा जी से मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए कह देना। दोनों हंसने लगी। अरे मनु,
एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई, रसोई में चाची जी की मदद करते करते मैं भी रईसी खाना और नए नए व्यंजन बनाना सीख गई हूँ। अगर किसी आईएएस अधिकारी से ब्याह करने की तेरी इच्छा पूरी हो जाए ना, तो अपने पति के साथ मेरे घर अवश्य आना। खूब बढ़िया खाना खिलाऊंगी। एक दूसरे से हंसी मजाक करते करते आधा घंटा बीत गया, ये उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। जब वे तपती धूप से परेशान होने लगी, तो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरिता ने एक कागज पर चाचा जी का पता और अपना रोल नंबर लिखकर मनु को दे दिया। मनु, रिजल्ट निकलते ही मुझे खबर करना। जरूर जरूर। अब कब मुलाकात होगी रे अपनी? कहकर मनोरमा सरिता के गले लग गई। फिर दोनों भारी मन से एक दूसरे से विदा हुई। रजनी और सरिता के पर्चे अच्छे हो गए। इस पर चाचा और चाची दोनों ही बड़े खुश थे। चाची जी, अब मैं घर का काम संभालूंगी, आप निश्चिंत होकर बाहर का काम करिए, सरिता बोली। शादी का दिन आया, लेकिन घर में कोई हो हल्ला नहीं था। दोनों तरफ के मेहमानों के लिए एक अच्छे होटल में कमरे ले लिए गए थे। शादी और खाने पीने का प्रबंध भी होटल में ही था। मेहमान भी सिर्फ एक दिन के लिए ही आने वाले थे। रजनी के माता पिता मेहमानों की अगवानी के लिए सवेरे से ही होटल में चले गए थे। बाराती सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। सबका ठीक ढंग से स्वागत सम्मान किया गया। दोपहर का 1 बजे हुआ। खाने के बाद रजनी के माता पिता थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गए। 4 बजे फिर से तैयार होकर रिश्तेदारों और बारातियों के पास चले आए। जाते जाते रजनी से बोल गए कि जल्दी से मेकअप करके वक्त पर तैयार हो जाना। माँ बाप के जाते ही रजनी ने सरिता को अपने पास बुलाया और बोली, सरिता, मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, लेकिन यदि मुझे देर हो जाए ना, तो पिताजी को अलग से बुलाकर ठीक 6 बजे ये लिफाफा दे देना, भूलना मत। नहीं भूलूंगी, जा तू तैयार हो क्या, लेकिन ठीक 6 बजे तक आने की कोशिश कर लेना रे। रजनी हाथ में छोटा सा सूटकेस लेकर चली गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर में जाने की बात कहकर, लेकिन जब शाम के 6 बज गए और रजनी आई ही नहीं, तो सरिता ने चाचा जी को कमरे में बुलाकर वो लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। बोली, चाचा जी, यह रजनी ने दिया है आपको देने के लिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही थी। अरे, इस समय लिफाफे के क्या काम है? ये कहते कहते उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर का कागज निकालकर जैसे जैसे पढ़ने लगे, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। मूर्ख, नादान लड़की, कहते कहते वे दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गए। चाचा जी, क्या हुआ? अब मैं क्या करूं सरिता, कहकर उन्होंने वह कागज सरिता को दे दिया और आंखों में आए हुए आंसू पोंछकर वो सरिता से कहने लगे, जा बेटी, अपनी चाची को जल्दी से बुला ला, मैं राम लखन सिंह जी को फोन करके बुलाता हूँ यहाँ। चिट्ठी पढ़कर सरिता सकपका गई, घबरा भी गई और झट से चाची को बुला लाई। रजनी के पिता ने वह चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ते ही रजनी की माँ जार जार रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, मैं जानती हूँ मेरी यह चिट्ठी पढ़कर आप और माँ बहुत दुखी होंगे, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि नितिन लाखों में एक है, मुझे भी वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं विनोद से प्यार करती हूँ और जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे, तब तक आर्य समाज मंदिर में मेरी उससे शादी हो चुकी होगी। आपको पहले बता दी तो आप राजी न होते। मैं यह भी जानती हूँ कि शादी के दिन मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से आपकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, लेकिन पिताजी, मैं दिल से मजबूर हूँ। मेरा एक सुझाव है, सरिता का कद मेरे जैसा ही है और रंग रूप में तो वह मुझसे भी अच्छी है। आप नितिन से उसकी शादी करवा दीजिए, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैं फिर आपसे क्षमा मांगती हूँ जब पापा। नीचे लिखा था, रजनी। इतने में राम लखन सिंह जी अपनी पत्नी के साथ में वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर रजनी के पिता ने बड़े दुखित स्वर में कहा, मेरे दोस्त, क्या बताऊं, इस रजनी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और ये कहते हुए उन्होंने रजनी की लिखी हुई चिट्ठी उन्हें भी पकड़ा दी। पत्र पढ़कर नितिन के माता और पिता दोनों ही हतप्रभ रह गए। फिर नितिन के पिता ने सरिता की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम जरा बाहर जाकर देखो, कोई अंदर ना आने पाए। सरिता बाहर चली गई। फिर कुछ देर तक उन लोगों में बातचीत हुई। इसके बाद रजनी के पिता ने सरिता को अंदर बुलाकर कहा, बेटी, हम सबकी इज्जत अब तेरे हाथ में है,
तू इस शादी के लिए हाँ कर दे तो हम लोग अभी भी बात संभाल लेंगे। सरिता धीरे से बोली, आप जो भी आज्ञा देंगे सो मैं करने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। शाबाश बेटी, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। सरिता ने सबके पैर छुए। सबने राहत की सांस लेकर उसे आशीर्वाद दिया और आगे की तैयारी में लग गए। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। किसी को कुछ पता नहीं चला। खुद नितिन को भी इस हेर फेर का आभास नहीं हुआ। मथुरा में शानदार स्वागत आयोजन हुआ। जब सब रिश्तेदार वापस चले गए तब राम लखन सिंह जी ने अपने पुत्र को बुलाकर इस बात की जानकारी दी। सुनकर नितिन ने अपने को बेहद अपमानित महसूस किया। उसके मन को गहरी ठेस लगी थी और वह ठगा सा महसूस कर रहा था। और उसे सबसे अधिक अफसोस इस बात का था कि उससे संबंधित इतनी बड़ी बात हो गई और माँ बाप ने कोई कदम उठाने से पहले उससे सलाह तक नहीं ली। माँ बाप पर तो जैसे दुख का पहाड़ गिर पड़ा। बेचारी सरिता कमरे में ही दुबकी रहती। उसे समझ में नहीं आता कि अब वह करे तो क्या करे। रजनी की नादानी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। वह सोचती, रजनी को नितिन सरीखे भले लड़के के जीवन में इस तरह कड़वाहट भर देने का क्या अधिकार था। सरिता का मन सबके लिए करुणा से भर गया। एक दिन सरिता के सास ससुर ने उसे बुलाकर कहा, सरिता, हमारे इकलौते बेटे का जीवन सुखी करना अब तुम्हारे ही हाथ में है। नितिन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन पर जो गहरा घाव हुआ है उसे भरने में थोड़ा समय तो लगेगा। तुम उसके मन के दुख को समझने का प्रयास करो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी सूझबूझ से उसके मन के घाव जल्दी ही भर जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा बेटी। किसी प्रकार की जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं सब ठीक कर लूंगी धीरे धीरे। सरिता बोली, नितिन को फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन करना था। नितिन के माता पिता ने सोचा कि कहीं नितिन सरगुजा जाते समय सरिता को साथ ले जाने से मना न कर दे। इसलिए नितिन के पिता ने लंबी छुट्टी ले ली और वे भी सरगुजा जाने के लिए सपत्नीक नव दंपत्ति के साथ हो लिए। जिन दिनों नितिन के माता पिता सरगुजा में थे उन दिनों सरिता सबसे पहले उठकर नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करती। खाना नितिन की माँ बनाती थी। वो इस काम में भी अपनी सास का हाथ बटाती। सास ससुर के आग्रह से उसे सबके साथ ही नाश्ता और भोजन करना पड़ता था। एक दिन उसकी सास अपने पति से बोली, कुछ भी हो, लड़की है तो सुंदर और सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है जी कि जल्दी उसे पत्नी के योग्य सम्मान भी नितिन देने लगे। मुझे तो लगता है, पति बोले उनके, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बदलती हवा का रुख मैं महसूस कर रहा हूँ। और यही आशा लेकर उसके सास ससुर वापस मथुरा चले गए। एक रात खाने पर नितिन ने सरिता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अकारण ही इस झंझट में फंसा गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ आप कैसी कठिन मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। सरिता सहानुभूति स्वर में बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन कृपया मुझे अपना हितैषी समझिए। शादी के बाद दोनों में यह पहली ही बातचीत थी। फिर दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरे दिन नाश्ते के समय सरिता को लगा कि नितिन उससे नजर चुराकर उसकी तरफ देख रहा है। वह मन ही मन खुश हुई। उसी शाम राजनाथ और अखिलेश सपत्नीक मिलने आए। सरिता जी, दिन में आप अकेली रहती हैं, कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया कीजिए ना। राजनाथ जी की पत्नी राजेश्वरी बोली, जरूर आऊंगी जी, लेकिन कुछ दिनों बाद। अभी तो मैं दिन भर उलझी रहती हूँ। किसमें? राजेश्वरी जी ने पूछा। नितिन ने भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यूं ही यह नमक तेल मिर्च का मामला अभी तक जम नहीं पाया है। कभी तेल ज्यादा तो कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्च ज्यादा। सरिता ने बोला तो सब लोग सुन के हंस पड़े। शुरू शुरू में खाना बनाते समय ऐसा ही होता है। फिर अखिलेश जी की पत्नी राजेश्वरी अब बेटी सुनाने लगी। सरिता ने मेज पर नमकीन और स्वीट्स कुछ लाकर रख दिए। खाते हुए राजनाथ सिंह कह रहे थे, तो नितिन कल का पक्का है ना? भाभी जी, कल सवेरे 7 बजे पिकनिक पर चलना है आप दोनों को हमारे साथ। 30-40 मील की दूरी पर एक बहुत बढ़िया सुंदर सी जगह है। वहाँ रेस्ट हाउस भी है। सब इंतजाम हो गया है। मैं आप दोनों को लेने 7 बजे आऊँगा।
नितिन और सरिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसी क्षण नितिन बोला, ठीक है, हम लोग चलेंगे। थोड़ी देर के बाद जब सब चले गए तो नितिन ने सरिता से कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी सबके सामने झूठ क्यों बोली? आपको मेरा बनाया खाना अच्छा लगता है क्या? बहुत, नितिन बोला। उसकी नजरों में तारीफ थी। दोनों की नजरें एक क्षण के लिए एक हुई। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली चली गई। नितिन को ख्याल आया कि सरिता अकेली है, कहीं डर न जाए। वह टॉर्च लेकर सरिता के कमरे के सामने आया और उसे पुकारने लगा। सरिता ने दरवाजा खोला और नितिन को सामने देखकर राहत की सांस लेकर बोली, देखिए ना, ये खिड़कियां बंद ही नहीं हो रही हैं। बरसात का पानी अंदर आ रहा है। नितिन ने टॉर्च उसके हाथ में दे दी और खिड़कियां बंद करने लगा। खिड़कियों के दरवाजे बाहर खुलते थे। तेज हवा के कारण वह बड़ी कठिनाई से उन्हें बंद कर सका। तुम्हारा बिस्तर तो गीला हो गया है, सोओगी कैसे? जी, मैं गद्दा उल्टा करके सो जाऊंगी। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? नितिन ने पूछा। सरिता कुछ बोली नहीं। नितिन ने अत्यंत मृदुल आवाज में कहा, सरिता, और उसने उसकी तरफ बढ़ने को कदम उठाया। फिर अचानक ही वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे दोनों नहा धोकर पिकनिक के लिए तैयार थे। इतने में राजनाथ भी जीप लेकर आ पहुंचे। नितिन उनके पास बैठा और सरिता किनारे पर। मौसम बड़ा सुहावना था। नितिन और राजनाथ में बातें चल रही थी। सरिता प्रकृति का सौंदर्य देखने में मगन थी। अब रास्ता खराब आ गया था और जीप में बैठे बैठे दचके लगने लगे थे। तुम इतने किनारे पर क्यों बैठी हो? उधर गिर जाओगी, इधर सरक जाओ, नितिन ने कहा। लज्जा से सरिता का चेहरा आरक्त हो उठा। उसे सरकने में संकोच करते देख नितिन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। सरिता ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शाम 7 बजे जब दोनों घर लौटे तो बहुत खुश थे। पिकनिक में खूब मजा आया था। दोनों ने आकर घर पे स्नान किया और गरम गरम चाय पीने हॉल में आकर बैठ गए। नितिन बातचीत करने के लिए उत्सुक लग रहा था। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? सरिता ने पूछा तो उसने कहा, बैठो भी, जल्दी क्या है, हम लोग आज ब्रेड ऑमलेट ही खा लेंगे। फिर उसने अचानक गंभीर होकर कहा, सरिता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए ना। सरिता, इस शादी से तुम सचमुच खुश हो ना? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश क्यों ना हूँ, जब मेरे हाथ आप जैसा रत्न लगा है। खुशी से नितिन का चेहरा खिल उठा। मेरे हाथ में भी तो तुम जैसी लड़की लगी है। दोनों ही आनंद विभोर होकर एक दूसरे को देखने लगे। शंका के सब बादल छट चुके थे। तनाव खत्म हो गया था। इतने में कॉल बेल बजी। नितिन उठकर बाहर गया। सरिता सोच रही थी कि अगले दिन सवेरे वह सास ससुर को फोन करके यह खुशखबरी देगी। सरिता, सरिता कहते हुए खुशी से उछलता हुआ नितिन अंदर आया। इधर आओ सरिता, देखो, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है। सरिता भी दौड़कर उसके पास आ गई। लेकिन नितिन ने आसानी से उसे वह तार नहीं दिया। सरिता को छीना झपटी करना पड़ी। तार हाथ में लेकर पढ़ा, हार्दिक बधाई, योग्यता सूची में द्वितीय, चाचा जी। खुशी से सरिता का चेहरा दमक उठा। तिरछी नजर से उसने पास खड़े हुए नितिन की तरफ देखा। नितिन ने आवेश में उसे अपनी ओर खींच लिया और मृदुल आवाज में बोला, मेरी ओर से भी हार्दिक बधाई सरिता। तुम जैसी होशियार, गुणी और सुंदर पत्नी पाकर तो मैं भी आज योग्यता सूची में आ गया हूँ उसे। इस सुखद वाक्य को सुनते ही सरिता ने अपना माथा समर्पित भाव से नितिन के कंधे पर रख दिया। आज उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी विश्वासघात। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ जल्दी एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।